हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द हैबियस कॉर्पस केस? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, मिसेज मनेका गांधी नॉट मेनका मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी केस। तो इसको ये आया है CAPF 2023 का सवाल है सर। CAPF 2023 में ये सवाल आया हुआ है और इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। लेकिन ये जानने के लिए, इस केस को समझने के लिए और ये केस कैसे जुडिशरी को हमेशा के लिए इम्पैक्ट कर दिया, इसको समझने के लिए कुछ हम बैकग्राउंड समझेंगे और उसके बाद से जानेंगे चीज़ों को, फिर अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो एडीएम जबलपुर केस समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी का उस समय क्या चल रहा था, इंदिरा गांधी से रिलेटेड चीज़ें कैसी थी, और इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मीसा एक्ट क्या होता है, डार्केस्ट डे ऑफ जुडिशरी क्या होता है, और एच.आर. खन्ना का व्यू क्या है। तो ये 5 चीज़ों को आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं, तो ध्यान से बैठिएगा। सबसे पहली बात यह कि एडीएम जबलपुर केस को क्या बोला जाता है सर? हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है, जो आपने यहाँ देख लिया। अब आते हैं इमरजेंसी प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हैं। इमरजेंसी प्रोविजन देखो 3 आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल 352, 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, जो 3 बेसिस पर लग सकते हैं। इसके 3 ग्राउंड हैं। क्या? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले हुआ करता था, अब इसका नाम कर दिया गया है सर आर्म्ड रिबेलियन। इस बात को ध्यान रखनी है कि 3 ग्राउंड है अपने पास। आर्टिकल 356 में क्या होता है? आर्टिकल 356 में होता है ये स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है, और आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, जो इंडिया में कभी लगा नहीं है। अब आइए कहानी को समझते हैं। कहानी ये हुआ था, एडीएम जबलपुर केस समझने से पहले कुछ कहानी को समझना पड़ता है। ठीक है, देखो कहानी ये था, ध्यान से समझिएगा। ये बात है 1975 की। कब की बात है? 25 जून 1975। ध्यान से समझिएगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्या लगा था? इस टाइम लगा दिया गया था इंटरनल इमरजेंसी। समझ में आ रही बात? तो ये क्रोनोलॉजी आप समझिएगा। अब इंटरनल इमरजेंसी क्यों लगाया गया था, इसको समझिए पहले, तब आपको जब सब चीज़ें कनेक्ट हो पाएंगी। देखो, इंदिरा गांधी का सब समय चल रहा था, इंदिरा गांधी, और उस समय की बात है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस हुआ था उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में। ठीक है, तो लिख लीजिए राजनारायण केस में राजनारायण साहब बोले थे कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है वो इलीगल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को ही किसी तरह मैनिपुलेट करके उन्होंने चुनाव जीता है। और ये जाता है, केस कहाँ जाता है? ये सर हाई कोर्ट जाता है, यूपी के इलाहाबाद में जो है, और हाई कोर्ट का फैसला आता है कि सर इंदिरा गांधी, बात तो ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है वो किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके जीता है। तो ये फैसला जो है वो राजनारायण की तरफ जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी क्या करती हैं? इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। सुप्रीम कोर्ट उनको इंटरिम रिलीफ दे देता है, IR इंटरिम रिलीफ दे देता है कुछ दिन के लिए। उसी समय की क्या बात होती है? उसी समय दिल्ली में हमारे ऑनरेबल जयप्रकाश नारायण जी, JPN, ठीक है, इन्होंने बोला जैसे महात्मा गांधी ने किसी भी तरह का प्रोटेस्ट किया था, ऐसे हम भी प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ। ठीक है, तो दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और जब दिल्ली में स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाते हैं। अब ये कहानी देखते हुए इंदिरा गांधी को ऐसा लगता है कि ये कहानी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या करती हैं? वो ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी, कहाँ? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर वो क्या करती हैं? पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगाने के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को कॉल करती हैं। ठीक है, कोई रिटेन इन्फॉर्मेशन नहीं, कॉल किया, सर इमरजेंसी लगा दीजिए, लग गया इमरजेंसी पूरे इंडिया में लग गया। अब इमरजेंसी के बाद क्या होता है? इमरजेंसी के समय मीसा का उपयोग किया जाता है। मीसा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ठीक है, मीसा का उपयोग करके ये बना किस लिए था? ये बना था बांग्लादेश के समय, 1971 जो बांग्लादेश वार था उस टाइम, लेकिन इसको अभी के लिए यूज किया गया। फिलहाल तो यूज नहीं होता है, एज ऑफ नाउ ये अभी यूज में नहीं है। मीसा एक्ट के तहत जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, या स्वयं जयप्रकाश नारायण थे, या कोई भी किसी भी स्टेट में जहाँ भी प्रोटेस्ट होता था, उनको क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया। ऐसा हो गया था, इतना खतरनाक स्टेज हो गया था। समझो आप जाओ 1975,
अब ऐसे समझो कि एक बार के लिए इंदिरा गांधी के बारे में भी आपने कुछ सोचा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी खौफनाक कहानी हो गई थी उस टाइम की, ठीक है। अब ये सब होता है, उसके बाद अलग अलग राज्य में सबको क्या कर लिया जाता है, जेल में डालना शुरू कर दिया जाएगा, मतलब इलीगली डिटेन किया जाता है। अब इलीगली जब डिटेन किया जाता है और उसी के समय क्या किया जाता है, एक बात ध्यान से समझिएगा, उसी के समय क्या करती है इंदिरा गांधी, ऑनरेबल फखरुद्दीन अली अहमद से कह के आर्टिकल 359 क्लॉज 1, इसको क्या कहती हैं, इसके थ्रू आर्टिकल 359 क्लॉज 1 ऐसा कहता है कि कभी भी इमरजेंसी के समय, ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी या इमरजेंसी के टाइम, कभी भी क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को अनइन्फोर्सिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट कह दें फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा, समझ में। आर्टिकल 359 क्लॉज 1 कहता था कि फंडामेंटल राइट अनइन्फोर्सिबल हो सकता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 21 हो, आर्टिकल 22 हो या आर्टिकल 32 हो, ये सब क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास हाई कोर्ट का प्रोविजन है कि आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के लिए, आप ये भी नहीं जा पाओगे। अब क्यों नहीं जा पाओगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट को ही इन्होंने क्या कर दिया, अनइन्फोर्सेबल कर दिया, आप नहीं जा पाओगे। अब इसी कहानी में क्या होता है, अब ये बात जब हो जाती है तो उसके बाद सब लोग हाई कोर्ट जाते हैं, भाई अलग अलग स्टेट से सारे लोग, भाई ये कौन सी बात होती है, हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ गया, आर्टिकल 21 कहाँ गया, आर्टिकल 226 कहाँ गया, हम क्यों इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते हैं, लिबर्टी तो हमारा नेचुरल राइट है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हर स्टेट से मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 हाई कोर्ट का फैसला आता है। बात तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बात ठीक है, इलीगली डिटेन आप नहीं कर सकते और फंडामेंटल राइट को अनइन्फोर्सेबल नहीं बना सकते। अब इस केस में क्या होता है, 9 हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है कि भाई ये गलत चीज़ हो रही है। उसके बाद से मध्य प्रदेश की तरफ आइए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक केस होता है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, ठीक है। एडीएम जबलपुर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। शिवकांत शुक्ला कौन थे, डेटेन्यू थे, इनको डिटेन किया गया था। और एडीएम जबलपुर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, स्टेट को, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये केस जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये बात ध्यान से समझिएगा, ये कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस समय की कहानी ऐसी हो गई थी, अभी मैं पहले आपको फिर ले चलता हूँ उधर। इस समय की कहानी ऐसे हो गई थी कि बोला गया उस समय के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते थे, उनका नाम था उनका मिस्टर नरेंद्र दे, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र दे। इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ये बोला कि इवन लाइफ वॉज टू बी टेकन इलीगली। अगर इस समय 1975 मीसा एक्ट लगने के बाद और ये कहानी होने के बाद अगर मान लीजिए आपके लाइफ को इलीगली डिटेन कर भी लिया जाता है या ले लिया जाता है, मार भी दिया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, द कोर्ट्स आर हेल्पलेस। अब बोल दिया गया कोर्ट जो है हेल्पलेस है। ये हाई कोर्ट वाला बयानबाजी जो था उसको खारिज कर दिया इन्होंने। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है, मतलब वी आर हेल्पलेस, पूरी कहानी ये है, ठीक है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनको जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जज हुए करते थे उस टाइम, जो है वो कितने जज थे, ये बात आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 14, 21, 22 को याद रखिएगा। और अब आइए सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बताता हूँ। उस समय वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिकरी रिटायर हो रहे थे। उस समय के जस्टिस थे एएन रे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जस्टिस एमएच बेग। इसके अलावा पीएन भगवती वही हैं जो पीआईएल के फादर माने जाते हैं। भगवती, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फादर कौन है, पीएन भगवती। एग्जाम में सीडीएस में सवाल आ चुका है। उसके बाद जस्टिस कौन थे, वाईबी चंद्रचूड़ थे, जो इस समय डीवाई चंद्रचूड़ के क्या है, अंकल, ठीक है। उसके अलावा लास्ट कौन थे, एचआर खन्ना थे, ठीक है। ये इतने लोग थे, एचआर खन्ना, एएन रे, एमएच बेग, पीएन भगवती, वाईबी चंद्रचूड़ और एचआर खन्ना। इसके बाद से क्या होता है, सोचो इतना खतरनाक, इतना डर का माहौल था उस टाइम ना, कि इनका सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आता है वो कैसा आता है। ये लोग बोलते हैं कि बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये हो जाता है कि सर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपकी लाइफ इलीगली ले भी ली जाती है। ये एडीएम जबलपुर की कहानी बता रहा हूँ मैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 4 जज बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जो कहा जा रहा है आर्टिकल 359 में, अगर फंडामेंटल राइट अनइन्फोर्सेबल है तो है। समझ आ रही बात, यानी सरकार की तरफ ये फैसला जाता है। लेकिन उसी के समय याद रखिएगा,
उसी के समय एक डाइसेंटिंग जजमेंट आता है किसका, एचआर खन्ना का। ठीक है, एचआर खन्ना का डाइसेंटिंग जजमेंट आता है। एचआर खन्ना कहते नहीं, बात तो ये गलत है। एचआर खन्ना के बारे में आप समझ लीजिए। एचआर खन्ना मतलब होता है हंसराज खन्ना। इनकी बात क्या है, ये कहते हैं कि भाई देखो, आप किसी भी हाल में किसी के लाइफ को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते जब तक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ ना हो। ठीक है, वो कहते हैं कि द क्वेश्चन इज वेदर द लॉ स्पीकिंग थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट शैल बी एब्सोल्युटली साइलेंस्ड एंड रेंडर्ड म्यूट। वो ये कहते हैं कि ये जो फैसला आ रहा है ये बात तो ठीक गलत है। एन रे, एम एच बेग, पी एन भगवती, वाई बी चंचूर जो फैसला दे रहे हैं गलत है भाई। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो आपके बारे में क्या बताता है, वो लाइफ देता है आपको। ठीक है, और लिबर्टी देता है। लिबर्टी तो आपके पास पहले भी था। वो कहते हैं कि उसके बाद से क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई लिबर्टी तो हमने ही दिया है ना। लिबर्टी किसने दिया है? हमने दिया है। और लिबर्टी अगर हम दे रहे हैं तो हम ले भी सकते हैं। आर्टिकल 21 या कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, अगर हमने बनाया है तो हम लेने के पूरे अधिकार रखते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा लिबर्टी इज इटसेल्फ द गिफ्ट ऑफ लॉ। लॉ ने आपको दिया लिबर्टी। ठीक है, हम उसको कभी भी फोर्टिफाइड या अब्रिज कर सकते हैं। समझ आ रही बात? कब? इन द पीरियड ऑफ पब्लिक डेंजर और कोई भी चीज़ ऐसा हो, ट्रैंक्विलिटी के लिए हम अपने लिबर्टी, आपके लिबर्टी को भी ले सकते हैं। आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एचआर खन्ना क्या कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं। उनका क्या स्टेटमेंट है, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप अच्छे समझ पाएंगे। वो कहते हैं सैंक्टिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी वॉज नॉट समथिंग न्यू। कहते हैं कि ये लाइफ और लिबर्टी जो है वो न्यू नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम भी था और अभी भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इसी बेसिस पे था कि आपके पास लिबर्टी थी, और लिबर्टी नहीं रही होती तो शायद आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते। इस बात को ध्यान रखिएगा। लिबर्टी थी तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी डाला। लिबर्टी तो हमारे पास पहले से थी। आपने जो लिबर्टी डाला है वो किस बेसिस पे डाला है कि आपके पास लिबर्टी थी, उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसमें लिबर्टी डाला। तो लिबर्टी आपका नेचुरल राइट है सर, ये नहीं खत्म हो सकता। क्या है ये नेचुरल राइट है। इसको जब तक प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ नहीं है तब तक आप इसको खत्म नहीं कर सकते। वो कहते हैं द आइडिया अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एज वेल एज द प्रिंसिपल दैट नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ आर एसेंशियल टू फेसेट्स ऑफ सम एक कॉइन। ठीक है, वो कहते हैं कि लाइफ और लिबर्टी जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब किसी भी तरह से लाइफ और लिबर्टी आप नहीं ले सकते, यानी आर्टिकल 21 आपका इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि आर्टिकल 21 इन्फोर्सेबल नहीं है। मान लीजिए चलो आपने आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया, तो आर्टिकल 226 तो है ना आपके पास। यहां से हम हाई कोर्ट जाएंगे, कैसे कोई इलीगली डिटेन कर रहा है हमको। तो ये चीज जो है डाइसेंटिंग जजमेंट था एचआर खन्ना का, और इसी डाइसेंटिंग जजमेंट की वजह से उस टाइम तो ठीक है, चारों ने फैसला दे दिया और फैसला माना गया। लेकिन एचआर खन्ना की बात अगर हम करें, ये जो गट्स होता है, जो साहस होता है, जो करेज होता है, वो देखिए। इन्होंने बोला कुछ नहीं, इनका अगली बार ये सीजीआई बनने वाले थे, तुरंत सीजीआई बनने वाले थे, लेकिन इनके इस डिसीजन की वजह से इनको सीजीआई बनने ही नहीं दिया गया। वो अपनी किताब में लिखते हैं, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप आइए इधर देखिए वो क्या लिखते हैं। देखो अब ये देखो क्या लिखते हैं, देखो ओवर रूलिंग ऑफ, ये तो ठीक है, यहाँ The judgment of ADM Jabalpur versus Shrikant Shukla is significant from the point of view that it had certain loopholes which needed to be rectified later on. Article 21 was misinterpreted its true sense. The judgment opened away further development and many other leading case. देखो dissenting judgment of Justice Khanna. Justice Khanna denied that Article 21 is sole repository of right to life and personal liberty, and even if Article 21 was not there in the Constitution, the state has no discretion to deprive a person of his life and liberty without the authority of law. Without the authority of law किसी के लाइफ और लिबर्टी को आप नहीं ले सकते। ये है एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला केस। इसी को बोला जाता है हैबियस कॉर्पस केस। हैबियस कॉर्पस केस बोला जाता है। और यहाँ आपके पास ये सारे जस्टिस हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एचआर खन्ना डाइसेंटिंग जजमेंट रखते थे, इसी वजह से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए, और इनको सुपरसीड करके किसको बनाया गया था, जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम बनाया गया था। सोचो कितना खतरनाक उस समय का कंडीशन रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो थे वो सरकार के फेवर में थे।
बात समझ में आ रही है। उसके बाद से जब ये जजमेंट आता है किसका, ये आता है केएस पुट्टास्वामी केस, इसको अलग से करेंगे 2017 में। इसमें बोला गया, इसमें सीधे एचआर खन्ना की बात हो रही थी और किसी की बात ही नहीं हो रही थी। उनमें बोला गया कि देखो एडीएम जबलपुर केस वॉज फ्लॉड, ठीक है। जस्टिस जे.एस. खेयर, जस्टिस आर.के. अग्रवाल, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर held that the ADM Jabalpur case was flawed. Justice Nariman and Justice Kaul also categorically overruled the decision in ADM Jabalpur. The majority in almost echoing J. Khanna, Justice Khanna, they observed. उन्होंने क्या बोला इसको समझ लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। कोई भी कोर्ट बेस्ड सवाल इस समय आ रहा है, जैसे इस बार सीडीएस के पेपर में आया था कि असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस और डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट जब मिलते हैं तो एक कंपैशनेट सोसाइटी बनती है। ये कोर्ट किसका है? तो वो कोर्ट बी.आर. अम्बेडकर साहब का था। तो ये क्या कहते हैं, नो सिविलाइज स्टेट, कोई भी सिविलाइज स्टेट कैन कंटेम्पलेट एन इंक्रोचमेंट अपॉन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जो ऐसा करता होगा, इंक्रोचमेंट करता होगा। नाइदर लाइफ नॉर लिबर्टी आर बाउंटीज कन्फर्ड बाय द स्टेट, नॉट डज द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट दीज राइट। द राइट टू लाइफ हैज एग्जिस्टेड इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले भी ये चीज़ था। इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिकम द सोल रिपोजिटरी ऑफ राइट। बात समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये एच.आर. खन्ना साहब कहते हैं, एच.आर. खन्ना की ये ऑटोबायोग्राफी है, नाइदर रोजेस नॉर थॉर्न्स। तो इसके बारे में एक बार पढ़िएगा। एच.आर. खन्ना इसमें कहते हैं कि मुझे सब पता था। उन्होंने बोला, इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। जस्टिस खन्ना हैज़ रिवील्ड, उन्होंने बोला दैट आई नो that his dissenting judgment and my dissenting judgment in the ADM Jabalpur case had cost me the chair of CJI। वो कहते हैं कि मेरा डिसेंटिंग जजमेंट ऐसा था कि ये मुझे ऐसा कर सकता है कि मैं CJI नहीं भी बन पाऊँ, लेकिन ये कॉस्ट है कि मेरा ये जजमेंट ये कॉस्ट करेगा कि मतलब ये हमको देना पड़ेगा कि CJI मैं नहीं बन पाऊँगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन विदाउट सबमिटिंग द मेजॉरिटी द लोन क्रूसेडर ऑफ डेमोक्रेसी अपहेल्ड द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द टेस्टिंग टाइम। तो ये टेस्टिंग टाइम होगा और इस समय कोर्ट को अपहोल्ड करना होगा अपनी डिग्निटी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो बोलेगी वो हम कर देंगे, जो बात सही है वो करा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा जाएगा। इसको बोला जाता है गट्स, इसको बोला जाता है करेज। बात जो सही है उसको बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ रही बात? तो ऐसा जज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में जब आपके ही जज, आपके ही लोग आपको अपोज कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो छोड़ो, आपके साथ आपके जो जस्टिस हैं, जो बेंच में बैठे हैं, वो भी अपोज करा जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप सही बात बोलते हैं तो सोचो कितना खतरनाक कहानी रहा होगा। ये सब बताने के पीछे का मकसद ये था कि ये आपको एक केस समझ में आ गया। और उसके बाद से एच.आर. खन्ना के ही हैं नेफ्यू। कौन? एच.आर. खन्ना के नेफ्यू हैं जस्टिस संजीव खन्ना, और ये अब जा रहे हैं 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने। 11 नवंबर को ये क्या लेंगे? ओथ लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब चीज़ें मैंने लिख दी है और सब चीज़ समझा भी दिया है। एडीएम जबलपुर केस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आता रहता है। मीसा अभी के समय पे जो है वो लागू नहीं है, मीसा के बारे में अलग से हम बात कर लेंगे। और ये पीडीएफ आपको डिफेंस थेरेपी चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने ये बताया है इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।